जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यूपीपीसीएस सीसैट के लिए ये सीरीज़ मैंने नई सीरीज़ प्रारंभ की है। बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ है क्योंकि पिछले जो 3-4 सालों में मैंने देखा है, आप मान के चलिए 2018 से, ठीक है, तब से लेकर के अभी 2022 तक सीसैट में बच्चों को बहुत समस्या हो रही है। सीसैट में बहुत समस्या हो रही है, जिसके लिए बच्चे बहुत मतलब परेशान भी हैं कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, किस तरीके से सीसैट की जो बाधा है उसको पार किया जाए। देखिए, सीसैट के लिए बहुत कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ 33% आपको मार्क्स लाने होते हैं। 33% में ही आपका सिलेक्शन हो जाता है। ये सिर्फ पासिंग मार्क होता है। ये अगर आप पास करते हैं तभी आपकी जो फर्स्ट पेपर, जीएस फर्स्ट पेपर होता है, जो पहले पेपर की जो कॉपी होती है ओएमआर सीट, वो चेक होती है यूपीपीसीएस में, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आप जीएस बहुत अच्छा करके आइए, अगर आपके 100-110 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं, लेकिन अगर आप सीसैट में फेल हैं तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए मैं आज आपको एक ऐसी रणनीति बताऊंगा जिससे आपकी ये जो टेंशन है ना, सीसैट वाली टेंशन, ये समाप्त हो जाएगी, ठीक है। ये बस इतना ही करना है जितना मैं आपको बता रहा हूँ, उससे अधिक नहीं करना है, क्योंकि सीसैट में आपको महारत नहीं हासिल करनी है, ठीक है। बस आप एक काम भर कर करिए कि आपके कम से कम एग्रीगेट जो है वो 40 क्वेश्चन लगभग सही हो जाएं, ठीक है। क्योंकि 2-4 क्वेश्चन का मार्जिन लेके चलना पड़ता है। आप 33-34 के आसपास गिरेंगे अगर जाके, 100 प्रश्न आते हैं, ठीक है। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा सबसे पहले तो यार, सबसे पहले लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत जरूरी है ये, ठीक है। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। स्ट्रेटजी के साथ मैं कुछ आज इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल से कुछ प्रश्न भी करवाऊंगा, 10-12 प्रश्न, ठीक है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, पीवाईक्यू के हैं, लेकिन ये पूछे जाते हैं प्रश्न। इसलिए इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, उसकी लिंक दी हुई है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। चलिए शुरू करते हैं इसको। जिस तरीके से मैंने कर लो जीएस मुट्ठी में सीरीज चलाई है, उसी तरीके से ये सीसैट भी है। सीसैट की टेंशन अब आपकी समाप्त हो जाएगी। जितना मैं इसमें बताऊंगा, कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कुछ आपको पीवाईक्यूज करवाऊंगा, ठीक है। 10-12 क्लासेस इसकी मैं लूँगा आपकी, और ये निश्चित तौर पर आपको फ़ायदेमंद रहेगी, आपको फ़ायदा भी पहुँचाएगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि सीसैट में आता क्या क्या है। देखिए, इसमें 100 प्रश्न होते हैं, ठीक है। ईच प्रश्न जो है वो 2 नंबर का होता है, ठीक। तो इसके हिसाब से अगर देखेंगे तो कितने आपको सही करने होते हैं, तो 35% का मतलब हुआ लगभग 35 क्वेश्चन आपको सही करने हैं, यानी कि 66 नंबर आपको लाने पड़ते हैं। 35 क्वेश्चन और 66 नंबर, तब आपका जो है ये पासिंग मार्क हो जाता है, और आपका जो फर्स्ट पेपर है जीएस 1 का, सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र, वो चेक होता है, ठीक। तो ये याद रखिएगा चीज़, इसको आप समझ लीजिए इस चीज़ को, ठीक है। अब आते हैं इसमें कि क्या क्या पूछा क्या क्या जाता है। तो देखिए, इसमें जनरल हिंदी पूछी जाती है, ठीक है। जनरल हिंदी के लगभग 20 से 22 प्रश्न होते हैं, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ, प्लस माइनस भी हो सकते हैं, तो आप ये मत समझ के चलिएगा कि इतने ही आते हैं। एक प्रश्न आगे, 2 प्रश्न पीछे, ऐसे करके भी हो सकता है इसमें, ठीक है। एक मैं आपको एवरेज बता रहा हूँ कि 20 से 22 प्रश्न जनरल हिंदी के आते हैं। जनरल इंग्लिश जो अंग्रेजी है, उसमें भी लगभग लगभग इतने ही प्रश्न होते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन प्लस या माइनस जो भी है, तो उसको भी आप ये मान के चलिए कि 20-22 प्रश्न उसमें भी होते हैं, ठीक है। मैथ्स आती है, मैथ्स के लगभग 15-17 क्वेश्चन होते हैं मैथ्स के, ठीक। मैथ्स और बहुत भारी भरकम मैथ्स नहीं होती, 15-17 क्वेश्चन उसके भी होते हैं। आपकी इसमें रीजनिंग आती है, तार्किक क्षमता पूछी जाती है, तो वो भी लगभग इतने ही प्रश्न होते हैं, ठीक है, 15-17 प्रश्न। इंटरपर्सनल स्किल जो कि आज मैं करवाऊंगा आपको, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसके भी लगभग इतने ही प्रश्न रहते हैं। 13 से 15 प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। कम्युनिकेशन स्किल और ये सब मिला के अगर देखा जाए तो करीब 20-25 प्रश्न इसके हो जाते हैं, ठीक है। निर्णय क्षमता से भी पूछा जाता है प्रश्न, 12-13 प्रश्न, 15 प्रश्न वो भी रहते हैं निर्णय क्षमता से, जो आपको किस तरीके से आपको निर्णय लिया जाता है वो भी रहता है इसमें। तो ये मेन जो टॉपिक मैंने बता दिए, यही प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें, ठीक है। अब मैं सिर्फ आपको पीवाईक्यू के बेस पे आपका सीसैट क्लियर करवा दूंगा, ये मेरा मतलब दावा है, ठीक है। अगर आपने पीवाईक्यू करके और उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत समझ लिया, तो ये मान के चलिए कि आपके जो 66 नंबर आने हैं वो बड़े आराम से आ जाएंगे। कैसे आएंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसी वीडियो के साथ साथ ही बता दूंगा, ज़्यादा उसमें आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा, सीरीज आगे चलेगी, मैं बताता जाऊंगा कि आपको क्या क्या चीज़ें और करनी है इसके साथ। तो चलिए, आज का ये जो वीडियो है, आज का सेशन शुरू करते हैं। इसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये अंतर्वैयक्तिक क्षमता और संप्रेषण कौशल, इंटरपर्सनल स्किल एंड कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है, ये दोनों के प्रश्न हैं इसमें मिले जुले। 12-13 प्रश्न हैं, वो मैं फटाफट करवा देता हूँ, समझते जाइएगा, इनको नोट कर लीजिएगा अगर आपके पास नहीं है। वैसे ये पीडीएफ ले लीजिएगा आप इसमें टेलीग्राम चैनल से, ठीक है। देखिए, इसमें पूछा है कि कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया उस समय घटित होती है जब व्यक्ति कलात्मक, साहित्यिक, वैज्ञानिक अथवा व्यवहारिक समस्याओं के विभिन्न संभावित संसाधनों पर स्वतंत्र रूप से विचार करता है। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो इसमें क्या होता है, अभिसारी चिंतन जो है वो इन संभावित संसाधनों पर स्वतंत्र विचार के रूप में प्रस्तुत होता है, तो अभिसारी चिंतन उसको कहा जाता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, कलात्मक, साहित्यिक, वैज्ञानिक अथवा व्यवहारिक समस्याओं के विभिन्न संभावित समाधान,
कोई किसी समस्या का समाधान अगर आप उस पर स्वतंत्र रूप से विचार कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, अभिसारी अपसारी, सॉरी ये अपसारी चिंतन है, माफ कीजिएगा, अपसारी चिंतन है ना। अभिसारी और अपसारी समझते हैं ना, ठीक है, तो वो याद रखिएगा। अपसारी जो होता है, अभिसारी का मतलब होता है केंद्राभिमुख, है ना, बोलते हैं ना, अब केंद्रीय बल लगता है, और अपसारी जो बाहर की तरफ, तो वो यानी कि खुले मन से आप विचार कर रहे हैं उस पर, अपसारी चिंतन, ठीक। मौखिक संप्रेषण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? मौखिक संप्रेषण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण आप इसे किस तरीके से कह सकते हैं, जैसे इसमें क्या कहते हैं, आप इसे कैसे कहते हैं, ये वाला चीज़ जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप कैसे कहते हैं उस चीज़ को। मौखिक संप्रेषण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण आप इसे कैसे कहते हैं, ये चीज़ आता है इसमें, ठीक है। आप इसे कैसे कहते हैं तो वो मौखिक संप्रेषण में सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट है कि मौखिक संप्रेषण की जो प्रभावशीलता है वक्ता की योग्यता पर निर्भर करती है। तो बिल्कुल सही बात है, निर्भर करती है, और उसमें जो वक्ता की योग्यता है उस पर क्या, किस चीज़ के लिए रहती है, तो उसकी जो सरल भाषा है। भाई अगर आप क्लिष्ट भाषा बोलेंगे, आप मान लीजिए आप गाँव में गए और वहाँ आपने अंग्रेजी फारसी में बोलना शुरू कर दिया, तो आपकी प्रभावशीलता क्या होगी, वहाँ तो नगण्य हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, आपको कोई समझ ही नहीं पाएगा। लेकिन वहीं पर अगर आप जाते हैं, वहाँ की जो स्थानीय भाषा है अगर उसमें बात करते हैं तो लोगों को जुड़ाव महसूस होगा, ठीक है, लोग आपकी बात को समझ पाएंगे, आपसे कनेक्ट हो पाएंगे लोग, तो आपकी जो प्रभावशीलता है वो बढ़ जाएगी। या हिंदी में भी अगर आप बात करेंगे तो भी आपको जो आपसे जो लोग बात कर रहे होंगे या आपको जो सुन रहे होंगे वो आप सहज महसूस करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है, सरल भाषा का प्रयोग, ठीक। क्लिष्ट भाषा का प्रयोग करेंगे, संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दावली का प्रयोग करेंगे तो बात आपकी समझ नहीं पाएंगे लोग, ठीक। तो ये सरल भाषा, तो आप मौखिक संप्रेषण की प्रभावशीलता सरल भाषा के प्रयोग पर निर्भर करती है, ये चीज़ याद रखिएगा। मौखिक संप्रेषण की, अच्छा ये डबल हो गया, 2 बार हो गया, ठीक है, ये सरल भाषा का प्रयोग, ये याद रखिएगा, ठीक। मौखिक संप्रेषण में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, एक प्रश्न और है उसको मैं बता देता हूँ। इसी से जुड़ा हुआ सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है इसमें, तो सबसे महत्वपूर्ण बाधा क्या होती है मौखिक संप्रेषण में, कि जो खराब मतलब सुनने वाला व्यक्ति होता है, यानी खराब श्रवण जो है वो सबसे महत्वपूर्ण बाधा होती है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। अपने सहयोगियों एवं अधीनस्थों के बीच जो संवाद स्थापित करने का सर्वोत्तम विकल्प क्या होता है, अपने सहयोगी, आपका मान लो कोई सहयोगी है या अधीनस्थ है, उससे जो संवाद स्थापित करते हैं, सर्वोत्तम क्या होता है, अनौपचारिक अंतः संचार बोलते हैं उसको, अनौपचारिक अंतः संचार उस चीज़ को बोलते हैं, ठीक है। अधोलिखित में से किस प्रकार के संप्रेषण में नेतृत्व भूमिकाओं की उत्पत्ति सर्वप्रथम होती है, तो कहाँ पर होती है सर्वप्रथम, लघु समूह संप्रेषण में सबसे पहले होती है, ठीक है। लघु समूह संप्रेषण में नेतृत्व भूमिकाओं की उत्पत्ति सर्वप्रथम होती है, याद रखिएगा, वहीं से छोटे स्तर से। टेलीफोन द्वारा संप्रेषण का उदाहरण ये कैसा है, तो ये यांत्रिक संप्रेषण का उदाहरण है ये, ठीक है, रेखी नहीं है, अरेखी नहीं है, वर्तुल नहीं है, ये यांत्रिक है, तो याद रखिएगा टेलीफोन द्वारा संप्रेषण किसका उदाहरण है, यांत्रिक संप्रेषण का। अपने सहकर्मियों के साथ वार्तालाप के दौरान साधारणतया आप क्या रहते हैं, आप क्या गंभीर रहते हैं, मुस्कुराते हैं, या अपने विचारों में समर्थन में मुस्कुराते हैं, सही समय पर मुस्कुराते हैं, तो सही समय पर मुस्कुराते हैं। आपसे कोई बात कर रहा है और आप हा ही कर रहे हैं, दांत चियार रहे हैं, तो वो सही नहीं है, ठीक है, वैसा नहीं किया जाता। ये बहुत ही मतलब कॉमन सेंस वाली ये प्रश्न आते हैं इसमें, अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो जाहिर तौर पर, निश्चित तौर पर आप उसको हल कर ले जाएंगे, याद रखिएगा इस चीज़ को। अपने सहकर्मियों के साथ वार्तालाप के दौरान साधारणतया आप क्या करेंगे, तो भैया सही समय आएगा तो मुस्कुराएंगे हम, ठीक है। अगर कोई बात ऐसी है जिस पे मुस्कुराना है तो उस पर मुस्कुराएंगे, ठीक है, नहीं तो गंभीर मुद्रा में या जिस तरीके से सुनना है वो सुनेंगे। संचार का वह साधन जो बहुत सारे आदाताओं को एक स्रोत के साथ सूचना प्रसारित करता है, क्या कहलाता है, एक साथ सभी को, तो उसमें क्या कहलाता है, वो अंतः समूह संप्रेषण कहलाता है, अंतः समूह संप्रेषण, ये करेक्ट आंसर इसका होगा ए, ठीक है। अंतः समूह संप्रेषण होता है जो एक सारे आदाताओं को एक स्रोत के साथ सूचना प्रसारित करता है, ठीक है, अंतः समूह संप्रेषण कहलाता है वो, याद रखिएगा। कक्षा में जो संप्रेषण होता है, ठीक है, वो ये है कि एक साथ बहुत सारे जो आदाता हैं, बोलते हैं ना कि एक साथ सबको दे दिया तो अंतः समूह संप्रेषण कहलाता है। कक्षा में संप्रेषण को सामान्यतः क्या समझा जाता है, तो भैया कक्षा में क्या है, संज्ञानात्मक होता है, प्रभावी होता है, भावात्मक होता है, या चयनात्मक होता है, तो यहाँ जो होता है वो संज्ञानात्मक होता है, क्या होता है, संज्ञानात्मक, ठीक, याद रखिएगा। कक्षा में संप्रेषण जो है वो संज्ञानात्मक होता है, वहाँ प्रभावी ये भावात्मक चयनात्मक नहीं, वहाँ पे जो होता है संज्ञानात्मक होता है। एक वर्तुल संप्रेषण में संकूटक कूटभंजक हो जाता है जहाँ वहाँ होता है, क्या होता है, तो वहाँ पे क्या होगा, जब स्रोत समूह होगा तो वो क्या हो जाएगा, संकूटक कूटभंजक हो जाएगा। संकूटक का मतलब होता है जो संदेश भेजता है, और कूटभंजक जो कोड डिकोडिंग करता है, ठीक है, तो वो स्रोत समूह में ये बदल जाता है ये, ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। कोई अधिकारी मीटिंग के दौरान अपनी लेखनी मेज पर पटक कर प्रकट करता है, तो भाई लेखनी अगर मेज पर वो पटक रहा है तो जाहिर सी बात है वो अपने क्रोध को जो है वो प्रकट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, मीटिंग के दौरान वो किसी चीज़ पर अगर उसको नाराज़गी जाहिर करनी है तो ऐसे पटक देगा पेन, आपने देखा होगा, ठीक है।
किसी व्यक्ति में दूसरे के साथ काम करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतर्वैयक्तिक कौशल क्या है? अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति के साथ काम कर रहे हैं तो भाई आपकी योग्यता होगी तभी तो आप काम कर पाएंगे उसके साथ, नहीं तो कैसे कर पाएंगे? उपलब्धता, शक्ति, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपकी योग्यता है तभी आप जो है दूसरे के साथ काम कर पाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण इंटरपर्सनल स्किल है, क्या? योग्यता, एबिलिटी जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये 12-13 प्रश्न थे, इसको महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ये सब PYQ वाले हैं ये, ठीक है, ये PYQ वाले हैं, आए हुए हैं। और PYQ ये जो प्रश्न है CSAT में, ये मान के चलिए कि मोर देन लगभग 50% के आसपास प्रश्न इसमें रिपीट होते हैं सब। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर आपने हल कर रखे हैं तो बहुत सारे प्रश्न, मतलब मोर देन 50% बता रहा हूँ, और उतना ही आपको उसमें करना रहता है। तो अगर ढंग से कर ले जाएंगे तो आप मतलब निश्चिंत हो जाइए, CSAT में जितना मैं बता रहा हूँ उतना कर ले जाएंगे तो आपका CSAT बिल्कुल कहीं भी रुकेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसकी PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, जय हिंद।